नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी 66वें बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और घर बैठे रह के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले सभी वीडियो को आप देखने का आदत बनाएं। और इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी वीडियो आएंगे ये सभी अगर आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और 66वें बीपीएससी प्री एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो को जो यहाँ पर तैयार किया गया है, इस वीडियो में जो पीडीएफ से मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो ये पीडीएफ बनाने के लिए यानी कि ये टेस्ट सीरीज बनाने के लिए इसमें जो इसका सिलेबस है बीपीएससी प्री एग्जाम का उसको ध्यान में रखा गया है। इसमें करंट अफेयर्स से भी आपको प्रश्न डाले गए हैं, लगभग 30 से ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं। तो सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए इसे तैयार किया गया है। ये पूर्णतः बीपीएससी पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये हूबहू एग्जाम पे आधारित है। और यहाँ पे बात करते हैं इस पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ मैंने आपको कल ही प्रोवाइड कराया था टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ से आप इसका आंसर जान पाएंगे। और एक बात आपको बता दूँ कि आप सभी वीडियो को जो भी मैं यहाँ पे आपको इस श्रृंखला के अंतर्गत वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा टेस्ट सीरीज़ का, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का, तो आप इसे सभी प्रश्नों को यानी कि सभी वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे सभी को आप एग्जाम के तौर पे लेंगे और आप समझेंगे कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे मैं कट ऑफ रख रहा हूँ 90, सभी के लिए ये कट ऑफ 90 है। अगर आप यहाँ पे 90 से ज़्यादा प्रश्न को सही से हल करते हैं तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी और यहाँ पर आपसे ये उम्मीद किया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छी हद तक हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 90 से अधिक प्रश्न आपके सही हो। तो चलिए हम देरी ना करते हुए सीधे प्रश्न पे आते हैं और यहाँ पे एक एक प्रश्न को मैं पढ़ूंगा और उसका आंसर आपको बताऊंगा। हालांकि इसका पीडीएफ आपको कल ही दिया गया था और आपसे अनुरोध है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सभी पीडीएफ आपको दिया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? देखिए यहाँ पे प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक है तो मैं फटाफट सभी आंसर को बताऊँगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो सिर्फ आपको आंसर का मिलान करना है, पीडीएफ तो आपके पास है ही। तो क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल तब जब प्रधानमंत्री सलाह दे। देखिए इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका भी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा केवल तब जब प्रधानमंत्री सलाह दे। नेक्स्ट प्रश्न है, पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे या कहाँ के रहने वाले थे? पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे या कहाँ के रहने वाले थे? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह स्पेन के रहने वाले थे। ये पिकासो का जो पेंटिंग होता है ये काफ़ी महंगा होता है। तो यहाँ पे प्रश्न है, पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्पेन के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, चाइना मैन एक पद है जिसे किस में प्रयोग किया जाता है? चाइना मैन एक पद है जिसे किस में प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा क्रिकेट, इसे क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यूनेस्को का जो प्रधान कार्यालय है वो पेरिस में स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, यह कथन किसका है? वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ये कथन किसका है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है, वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, होंगार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो भी आपके लिए पीडीएफ का व्यवस्था किया गया है। यानी कि हमारा जो ये पीडीएफ है ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं और उसके अलावा फेसबुक व्हाट्सअप पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आपके साथ साझा करता हूँ और जो भी पीडीएफ आती है वहाँ पे मैं डालता हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7वें नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सोना। सोना जो है प्रकृति में वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसमें किसी प्रकार के शुद्धिकरण की जरूरत नहीं होती है, ये धातु रूप में ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें से सही आंसर का आपको चुनाव करना है। ब्लीचिंग पाउडर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न का आंसर होगा 8वां का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह रंग का अवकरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न, एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आंसर होगा, आप सभी को पता है, काफ़ी इजी प्रश्न, इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी।
भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये एग्जाम वॉरियर्स के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कब किया था? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 मार्च। आप सभी को पता है कि 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और उसके 2 दिन बाद यानी कि 24 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। आपसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बात करते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो हम लोगों के द्वारा जो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से 66वें बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज़ का आयोजन कराया जाता है। जो आप यहाँ पे पीडीएफ देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपको दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे, जो कि एकदम से ये फ्री होता है। लेकिन फ्री वाले पीडीएफ में आपको इसका आंसर देखने को नहीं मिलेगा। जो भी हमारा पेड मतलब कि पीडीएफ होगा उसमें आपको आंसर के साथ इससे काफ़ी अच्छे ढंग से आपको बताया जाएगा। आप वहाँ पर इसे मात्र केवल 49 रुपये में ले सकते हैं और बाद में भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो केवल 49 रुपये पे करके हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस पीडीएफ के अलावा आपको बहुत सारे और भी चीज़ें, स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप भी 66वें बीपीएससी एग्जाम में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकें, तो ये जो टेस्ट सीरीज़ का आयोजन कराया जाता है ये काफ़ी कम कीमत पर आपको एकदम से सफलता दिलाने का ये प्रयास है हम लोगों के द्वारा। तो आप भी इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करें। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको पेड लिख कर मैसेज करना है और उसके बाद आपको इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी वो सभी आपके व्हाट्सअप पे आपको बताई जाएगी। और उसके बाद आप केवल 49 रुपये पे करके हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे सभी पीडीएफ का आप लाभ उठा पाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए हमारे पेड ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। और उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? इस प्रश्न का आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेह। लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? इस प्रश्न का आंसर होगा 12 का बी, चैलेंजर गर्त, जो कि 11,033 मीटर इसकी गहराई है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मुख्यतः ये थारू लोग जो निवास करते हैं, थारू, ये उत्तर प्रदेश में है, लेकिन बिहार के चंपारण के आसपास ये बिहार में भी निवास करती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उत्तर प्रदेश और बिहार। उसके बाद अगला प्रश्न है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? 15 नंबर प्रश्न, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? 15 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, प्राकृतिक गैस पर। हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी। और इसका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? 17 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के उत्पादन में ये आत्मनिर्भर है। देखिए ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ग्रेफाइट ठोस अवस्था में होगा तो विद्युत का सुचालक होगा, लेकिन अगर पाउडर के रूप में है तो ये सुचालक नहीं होगा, ये बल्कि कुचालक हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, संगमरमर इनमें से क्या है? संगमरमर इनमें से क्या है? 19 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कायांतरित चट्टान। संगमरमर जो है एक प्रकार का कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह इनमें से कौन सा है? 20वें नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखिए यहाँ पे पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? यहाँ पे देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ग्रहों का सही क्रम है। तो बुध जो हमारा होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, देखिए शुक्र हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, जो सूर्य से ग्रहों का जो क्रम है वो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
तो सूर्य से अगर निकट बात करेगा तो हमारा आंसर होगा बुध, लेकिन अगर पृथ्वी से सबसे निकटवर्ती ग्रह की बात करेगा तो हमारा आंसर होगा शुक्र। और इसके बाद अगला प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, बल्कि क्या होगा। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो 21 नंबर प्रश्न का हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न है, शू नहर किसे जोड़ती है। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आई होप कि आप इसका आंसर सही किए होंगे। तो शू नहर किसे जोड़ती है, 22 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है शू नहर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है। 23 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा संसद तक स्वीकृति के पूर्व इसे व्यय कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपसे एक लाइक और कमेंट की अपेक्षा रहती है। प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कमेंट जरूर करें। अगर सच में इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता था। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता था। 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हमारा कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता था, हमारा आंसर होगा कैबिनेट मंत्री के। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया जा सकता है। 25 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर, 2/3 बहुमत के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 26 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला बात करेंगे अगले प्रश्न की, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। 27 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा JB कृपलानी। आप किसी भी प्रश्न को ये मत सोचिए कि ये प्रश्न आसान है। देखिए इस तरह के अगर प्रश्न आपसे पूछ लेता है, अगर आपको आंसर नहीं पता रहता तो ये प्रश्न ही आपके लिए कठिन बन जाता है। तो सभी प्रश्नों को समझिए और इसे अगर आपको आता भी है तो आपका एक प्रकार से रिवीजन यहाँ पे होता रहेगा। तो इस तरह और प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। चलिए अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल जो पद होता है वो निम्नलिखित में से क्या होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा कानूनी सलाहकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉलिसिटर जनरल जो होता है ये कानूनी सलाहकार होता है और इसके अंतर्गत 4 अपर सॉलिसिटर जनरल कार्य करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है। भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसमें सन्निहित हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ये संसद में सन्निहित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर होगा आर्टिकल 51, यानी कि अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया था। कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था, उड़ीसा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो 31 नंबर का जो सही आंसर होगा ये 1936 में होगा। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1928 में बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, बताइए कौन होगा इसका आंसर। 33 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा पामस्टन। पामस्टन इसका सही आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय पामस्टन ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जबकि जो विंस्टन चर्चिल आपको दिख रहा है ये महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहने वाला आदमी था और ये एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ये ध्यान रखिएगा। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, नेहरू राष्ट्रभक्त था जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेहरू राष्ट्रभक्त था जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन किसका था? 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा मौलाना आज़ाद का। ये कथन मौलाना आज़ाद का था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? 35 का सही आंसर होगा सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया था, ये अहिंसा के पुजारी थे। आप ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? 36 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? इस प्रश्न का आंसर होगा राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी के बारे में आप सभी को पता होगा, ये प्रथम भारतीय वायसराय था। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 36 का आंसर होगा राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ये स्वराज दल से संबंधित नहीं था। 36 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से इनमें से कौन संबंधित थे? 37 नंबर प्रश्न, बहिष्कृत भारत पत्रिका से इनमें से कौन संबंधित थे? तो 37 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, BR अम्बेडकर ये बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा 38 नंबर का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको इसमें किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत लगे तो आप विकीपीडिया पे से सर्च कर लीजिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके बारे में वहाँ पे आप विस्तार में जान पाएंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, राजा महेंद्र लाल सिंह ने। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना राजा महेंद्र लाल सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 40 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाई सिंह वेधशाला स्थापित की गई थी, कहाँ पर स्थापित की गई थी सवाई सिंह वेधशाला? तो 41 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जयपुर में। सवाई सिंह वेधशाला जयपुर में स्थापित की गई थी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपुर। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इस प्रश्न का आंसर होगा जहांगीर। इनमें से जहांगीर का मकबरा जो है ये भारत में नहीं है, हम ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? 43 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस प्रश्न का। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 44 नंबर प्रश्न, चालुक्य वंश का शासक कौन था? चालुक्य वंश का शासक कौन था? 44 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही होगा। पुलकेशिन द्वितीय और पुलकेशिन प्रथम में ये चालुक्य वंश का शासक था, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा शिवाजी। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुए थे? इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुए थे?
46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रामानुजाचार्य इनमें से किससे संबंधित थे? रामानुजाचार्य इनमें से किससे संबंधित थे? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद से। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है सल्तनत काल में अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्क। ये तुर्क के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अशोक के द्वारा ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, जो कि एक महान प्रतापी शासक माना जाता है कुषाण वंश का, और इसका राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 50 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 78 AD में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा 51 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे है नगरों में गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गलियाँ होती थी लंबी चौड़ी होती थी और सीधी होती थी, परस्पर एक दूसरे को समकोण पे ये काटती थी, और व्यापार वाणिज्य उत्तम था। बिल्कुल ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहाँ पे मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये जो समाज था ये मातृसत्तात्मक था। और इसका अगला है कि लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये कथन यहाँ पे बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न डेटम रेखा क्या है? 53 नंबर प्रश्न डेटम रेखा क्या है? तो आई होप कि आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर सही किया होगा। डेटम रेखा जो होती है, यहाँ पर आपको बता दूं कि ये समुद्र तल की ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। तो इस प्रकार जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है इसके द्वारा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? 54 नंबर प्रश्न का इस प्रश्न आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्व सोवियत संघ का इसमें सहयोग प्राप्त किया गया था बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा 55 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का जो संबंध बिहार के किस नगर से था? हमारा आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र का ही पुराना नाम है अजीमाबाद या फिर कुसुमपुर। ये सभी नाम है पाटलिपुत्र का। पटना, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद ये सभी आप ध्यान रखिएगा। कुसुमपुर ये सभी पाटलिपुत्र का पुराना नाम है। और आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? ये पाटलिपुत्र से था। अगला प्रश्न नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट हुआ था? 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके पीछे का कहानी यह है कि आप सभी के मन में सवाल उठता होगा कि बिहार का शोक कोसी नदी को ही क्यों कहा जाता है। देखिए कोसी नदी में जो कटान होती है, भूमि की कटान वो सर्वाधिक होती है, और कोसी नदी ही एक ऐसी नदी है बिहार में जो अपना परिवर्तन यानी कि पथ परिवर्तन यानी कि कह सकते हैं आपकी अपना दिशा में, अपने रास्ता में कई बार परिवर्तन किया है, यानी कि अपना दिशा को हमेशा ये बदलते रहता है। तो इस वजह से इसे कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा कर्मनासा, बल्कि ये कर्मनासा होना चाहिए। तो कर्मनासा नदी जो है बिहार में इसे अभिशाप का नदी कहा जाता है। आप दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। अभिशाप का नदी कर्मनासा और कोसी को कहा जाता है शोक का नदी। दोनों में अंतर है, दोनों को ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है गंगा के दक्षिणी भाग में पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के दक्षिणी भाग में पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा करेल केवाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 59 का ऑप्शन नंबर डी करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ था।
बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 60 नंबर प्रश्न का जो 60वां नंबर है, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1954 में बिहार में कोसी परियोजना का काम शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ क्या है? जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक जो हैं ये जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, आपसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालार जंग म्यूजियम भारत में कहाँ पर स्थित है? 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद में। इनमें से क्या भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है? इनमें से क्या भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है? आंसर हो जाएगा लक्ष्य। 63 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, लक्ष्य भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं किया गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं किया गया है? 65 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 65 का यहाँ पर देखिए, इसका आंसर होगा मेकाबर। मेकाबर का रचना जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं किया गया है। तो इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं मेकाबर का नहीं किया गया, आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सभी जो है ये मेकाबर के द्वारा विलियम शेक्सपियर के द्वारा किया गया है। एडम एंटोनियो और ब्रूटस ये शेक्सपियर के द्वारा किया गया है, बल्कि मेकाबर जो है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसकी रचना नहीं किया गया है। तो आप इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो एक प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 66 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर जो होगा 66 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सानिया मिर्जा इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए उसके बाद अगला है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है? 67 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऋग्वेद। तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वेद के बारे में यहाँ पे वेद की बात आई है तो वेद जो होते हैं 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वेदों को ही सही ढंग से समझने के लिए वेदांग का रचना किया गया था और वेदांग की संख्या है 6। तो वेद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, आई थिंक 20 या 25 ही प्रश्न बनते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो वेद से रिलेटेड प्रश्न को आप देख लीजिए एक बार यूट्यूब चैनल पर या फिर कहीं भी आप किसी बुक में पढ़ सकते हैं। हमने एक वेद से रिलेटेड एक वीडियो डाला है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बगलिहार हाइडिल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार हाइडिल परियोजना किस नदी पर स्थित है? 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा चिनाब नदी पर। चलिए यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि चिनाब नदी ये कहाँ से निकलती है? आप बताइए अगर आपको पता है। अगर आप इसके बारे में विस्तार में लिखना चाहते हैं तो बेशक लिखिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। तो आप इसके बारे में जरूर लिखिएगा। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्मॉल इज ए ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं? इनमें से कौन स्मॉल इज ए ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं? तो 69 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा, E.F. सुभाकर। ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं E.F. सुभाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कमलेश्वर। इसका नाम है कमलेश्वर। इन्होंने कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना की थी? अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना किसके लिए शुरू किया गया था? वंदे मातरम योजना किसके लिए शुरू किया गया था?
71 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिलाओं के लिए वंदे मातरम योजना शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत चुंबक की शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। एक विद्युत चुंबक की शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो विद्युत धारा को बढ़ाकर विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आंसर होगा हमारा 72 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शेल का IMF इनमें से क्या है। एक शेल में जो IMF होता है वो इनमें से क्या है। तो 73 नंबर का आंसर होगा अदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ें, क्यों। इसके पीछे का क्या रीज़न है जो ऐसा कहा जाता है कि एक से अधिक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु में नहीं जोड़ा जाए। तो 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 74 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव निर्मित तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव निर्मित है। तो 75 नंबर का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है वो मानव निर्मित तत्व है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला नंबर प्रश्न, इनमें से ऊर्जा कहाँ संचित होती है। 76 नंबर प्रश्न, इनमें से ऊर्जा कहाँ पर संचित होती है। इस प्रश्न का आंसर होगा 76 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ATP में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ऊर्जा ATP में संचित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। 77 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया में। सर्वाधिक नाइट्रोजन यूरिया में होती है। और फिर अगला प्रश्न है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा के लिए किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मिट्टी के लिए किया जाता है। तो 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा, लवणीय मृदा के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्न में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्न में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अन्न में नमी की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, अन्न में नमी की मात्रा के कारण। अगला प्रश्न है, टाइफाइड के संक्रमण से बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है। तो टाइफाइड के संक्रमण के बचाव में जो सर्वाधिक सुगम उपाय है वो है कि टीकाकृत होना, यानी कि उसका टीका लगाया जाए। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टीकाकृत होना। और उसके बाद अगला प्रश्न है, धौलावीरा नामक हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है। धौलावीरा नामक हड़प्पा नगर कहाँ पर स्थित है। 81 नंबर का जो हमारा आंसर होगा ये कच्छ में है, गुजरात में पड़ता है ये। धौलावीरा नामक जो हड़प्पा नगर है ये कच्छ में स्थित है। 81 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्यपाषाण कालीन शैल चित्र हैं। भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्यकालीन पाषाण शैल चित्र हैं। तो 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीमबेटका। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में है और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक मध्यपाषाण कालीन शैल चित्र उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी। तो 83 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जॉन मार्शल के द्वारा ये किया गया था। 83 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद अगला प्रश्न है, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी। 84 नंबर इस प्रश्न का आंसर होगा वत्स की। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। प्राचीन भारत में जो क्या कहते हैं कि एक प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कौशल, मगध, अंग, लिच्छवी ये सब जो महाजनपद थे। तो बौद्ध धर्म की जो पुस्तक थी अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की एक पुस्तक थी भगवती सूत्र। इसी दो पुस्तक में सर्वप्रथम भारत के क्षेत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, किस शासक को जाना जाता है। 85 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये अशोक को जाना जाता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। 86 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय। कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और ये कनिष्क कुषाण वंश का तृतीय शासक था। अगला प्रश्न है, तक्षशिला कहाँ पर स्थित है। तक्षशिला कहाँ स्थित है। 87 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये अभी वर्तमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भरहुत भूमि किससे संबंधित है? भरहुत भूमि का संबंध किससे है? कौन से धर्म से? 88 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध धर्म से। भरहुत भूमि का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? 89 नंबर प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने। हालांकि इसकी जो नींव रखी गई थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे पूरा करने से पहले ही अपना प्राण त्याग दिया और ये चल बसे। तो उसके उपरांत इल्तुतमिश ने इस नींव को पूरा किया था, यानी कि मीनार का जो कार्य था उसे पूरा किया था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, सिलसिला किससे संबंधित है? तो सिलसिला का जो संबंध है ये सूफी मत से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिलसिला का संबंध सूफी मत से है। नेक्स्ट प्रश्न, शाहजहाँबाद कहाँ स्थित है? 91 नंबर प्रश्न, शाहजहाँबाद दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये दिल्ली में स्थित है। दीन ए इलाही क्या था? जो कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही क्या था? तो ये एक धर्म था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक धर्म था। अगला प्रश्न, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? 93 नंबर प्रश्न, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1794 में, आई थिंक 1793 या 94, अब एक सेकेंड मुझे कन्फ्यूजन हो रहा, 1793 या फिर 94, आप एक बार देख लीजिएगा। 1793 या 94 दोनों में से एक डेट होगा। जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यानी कि ये शुरू किया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में थाना का निर्माण कराया था अपने शासनकाल के दौरान, और वहाँ का इंचार्ज दरोगा को बनाया था। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आई थिंक 1794 होना चाहिए अस्थायी बंदोबस्त। 1794 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक कौन थे? 94 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 95 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये अप्रैल 1930 में शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी का दांडी मार्च शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? 96 नंबर प्रश्न, कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ये कपाल कुंडला के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 97 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो इसका आंसर होगा निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला एक आदमी था। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने के लिए से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का राज्य किस संशोधन के द्वारा बना था? सिक्किम भारत का राज्य किस संशोधन के द्वारा बना था? 99 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य का उपाधि दिया गया था। जो 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको सिक्किम को शह राज्य का उपाधि दिया गया था। अब इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति भारत अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति करता है भारत में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से इससे अधिक नहीं हो सकता है। लोकसभा में 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से इससे अधिक नहीं हो सकता है। 101 नंबर प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 माह। 2 सत्रों के बीच का जो समय होगा वो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है लोकसभा में। और इसके बाद अगला प्रश्न 102 नंबर प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? 102 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। अगला प्रश्न है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? 103 नंबर प्रश्न, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा अनटोल्ड स्टोरी के जो लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BM कॉल इसका करेक्ट आंसर होगा। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं BM कॉल। चलिए अगला प्रश्न है, जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था? 104 नंबर प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1911 में कोलकाता में। जन गण मन गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और ये 1911 में कोलकाता में ये गाया गया था। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद अगला प्रश्न है, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? पंजाब का शेर के नाम से किसे जाना जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 106 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होगा। 1789 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सारे जहाँ से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? सारे जहाँ से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? 107 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये वृक्ष की रक्षा से संबंधित है और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पीलिया एक बीमारी है, यह निम्न में से किस भाग को संक्रमित करता है? पीलिया एक प्रकार की बीमारी है, यह निम्न में से किसको संक्रमित करता है? तो यहाँ पर 109 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लीवर यानी कि यकृत को ये संक्रमित करता है। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? 110 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा विटामिन सी, जो कि खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम निम्न में से किस प्रकृति के पदार्थ से बना होता है? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटीन। रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर होगा विलियम हार्वे के द्वारा रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? तो 113 नंबर प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिल्वीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सिल्वीकल्चर। एड्स का कारण क्या है? बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ या फिर वायरस? 114 नंबर प्रश्न का आंसर होगा वायरस। एड्स जो होता है HIV नामक वायरस के कारण से होता है, तो ध्यान रखिएगा, एड्स यानी कि वायरस से होता है। ये एड्स का फुल फॉर्म होता है AIDS, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी निम्न में से किससे संबंधित है? 115 नंबर प्रश्न, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा एंटीबायोटिक कारखाने से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम किसका पुराना नाम है? इस प्रश्न का आंसर होगा थाईलैंड का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, थाईलैंड। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्रासिलिया या फिर ब्राजीलिया भी बोल सकते हैं आप। इसका आंसर होगा ब्राजीलिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ब्राज़ील की राजधानी होगी। और नेक्स्ट प्रश्न है, लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? 118 नंबर प्रश्न, लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ब्राउन कोल। लिग्नाइट को प्रायः ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोयले की जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो आपसे ध्यान रखेंगे, ये कोयला लिग्नाइट जो है ये तीसरे स्थान पे आता है। जो सर्वोत्तम प्रकार के कोयला है वो हमारा है एंथ्रासाइट, और उसके बाद जो है वो है बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है पीट कोयला। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों तरफ स्थित ग्रह कौन है? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 119 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी के दोनों तरफ जो स्थित ग्रह है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी के दोनों तरफ स्थित ग्रह जो हैं ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल एवं शुक्र। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप इसको याद रखिए, इस सीक्वेंस को, तो वहाँ पे आप जान पाएंगे। तो पृथ्वी के दोनों तरफ जो ग्रह स्थित हैं ये मंगल और शुक्र हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न, इंदिरा माउंट कहाँ पर स्थित है? इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? 120 नंबर प्रश्न। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका में इंदिरा माउंट स्थित है। 120 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ से करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। तो कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने T20 मैच में 1 ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो 121 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिमन्यु मिथुन। ये कर्नाटक के तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने T20 मैच में 1 ओवर में 5 विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 14 का आयोजन हाल ही में किया गया? इसका आंसर होगा सूर्य किरण जो अभ्यास है ये नेपाल के साथ किया गया। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दिसंबर में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी यानी कि JJP को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया था?
123 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरियाणा। ये पार्टी जो है ये हरियाणा की है। और इसके बाद अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर होगा 124 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? 125 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शोमा रॉय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, नियमित टीकाकरण से छोटे बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी कार्यक्रम आरंभ किया गया है? तो जो भी बच्चे टीकाकरण से छूट गए हैं तो उसके लिए सरकार द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा मिशन इंद्रधनुष 2.0। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा मिशन इंद्रधनुष 2.0। नेक्स्ट प्रश्न है, मलयालम के किस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा अकित्तम अच्युतन नबुंदरी। अकित्तम अच्युतन नबुंदरी इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऐसा पहला देश है जिन्होंने मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाया है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक क्रिकेट टीम ने तमिलनाडु टीम को 1 रन से मात देकर लगातार कितनी बार सैयद मुश्ताक T20 ट्रॉफी जीत ली है? तो 131 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूसरी बार। लगातार दूसरी बार ये विजय इन्होंने अपना हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में बैलन डी आर पुरस्कार जीता है? 132 नंबर प्रश्न, अभी हाल ही में बैलन डी आर पुरस्कार जो जीता है ये लियोनेल मेसी ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा लियोनेल मेसी। और उसके बाद अगला प्रश्न है, पुस्तक अर्ली इंडियंस के लेखक जिन्होंने हाल ही में शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जीता है इसका नाम क्या है? पुस्तक अर्ली इंडियंस के लेखक कौन है? 133 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टोनी जोसेफ अर्ली इंडियंस के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, चीन की सिचुआन एयरलाइंस ने दिसंबर 2019 में किस देश के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की थी? चीन की सिचुआन एयरलाइंस ने दिसंबर 2019 में किस देश के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की थी? 134 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत के लिए। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 2019-20 के लिए भारत के विकास दर की अनुमान को 6.3% से घटाकर कितनी फीसदी कर दिया है? तो क्रिसिल के द्वारा ये 19-20 के लिए भारत का विकास दर को 6.3 से घटाकर कितना किया गया है? तो आंसर हमारा होगा 5.1% किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? किस देश ने अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? इस प्रश्न का आंसर होगा चीन ने ऐसा किया है। विश्व विकलांगता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 137 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विश्व विकलांगता दिवस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के इंजीनियर की जानकारी के आधार पर हाल ही में नासा ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का पता लगाया था? तो विक्रम लैंडर का जो पता लगाया गया है ये भारतीय मूल के इंजीनियर थे, ये नासा में कार्यरत हैं। तो इन्होंने देखिए इसका नाम पहले आप याद रखिए, ये षणमुग सुब्रमण्यम इसका नाम है, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के जानकारी के आधार पर नासा ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का पता लगाया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद अगला प्रश्न है, गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है हाल ही में जिसके CEO सुंदर पिचाई बने हैं? 139 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा अल्फ़ाबेट। गूगल की मूल कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट है, अभी जिसके CEO हाल ही में सुंदर पिचाई बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल सिक्सटीन गुस्ताफ दिसंबर 2019 में 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे, यह कहाँ के शासक थे? 140 नंबर प्रश्न का आंसर होगा स्वीडन। ये स्वीडन के शासक थे। और स्वीडन से मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, स्वीडन की करेंसी है क्रोना, आपसे ध्यान रखिएगा, क्रोना स्वीडन की करेंसी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने का घोषणा किया था? 16 दिसंबर 2019 से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने का घोषणा किया था? इस प्रश्न का आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया था।
चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत और स्वीडन के बीच हाल ही में कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 142 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा, भारत और स्वीडन के बीच में अभी हाल ही में 3 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 3 समझौते पर ये हस्ताक्षर किया गया है। 142 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा 143 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 143 का। अगला प्रश्न है, FSSAI द्वारा हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम इट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है? FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम इट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा मुंबई सेंट्रल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रूस और किस देश ने पावर ऑफ साइबेरिया नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? हाल ही में रूस और किस देश ने पावर ऑफ साइबेरिया नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? 145 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन। रूस और चीन के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 146 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को और कितने साल हेतु बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? और कितने साल हेतु बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है? तो और 10 साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। तो आंसर हमारा होगा 147 का ऑप्शन नंबर बी, और 10 साल। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया था? हाल ही में मधु ऐप लॉन्च किया गया था किस सरकार के द्वारा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा सरकार के द्वारा मधु ऐप लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया तथा वे 1981 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 43 रन देकर 8 विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं? इंग्लैंड के उस पूर्व कप्तान का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा वॉब विलिस। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वॉब विलिस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक संसद का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से अपना नाम वापस ले लिया था? तो 150 नंबर का जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कमला हैरिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में 150 प्रश्न थे। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ था। हालांकि इसमें कुछ बहुत सारी कमियां भी थी, लेकिन ये धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। प्रश्न का लेवल और भी ऊंचा जाएगा और यहाँ पे सभी पहलुओं को ध्यान में रख के आपके लिए तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर ये पहला सेट आपको कैसा लगा फुल लेंथ का, आप अपना राय जरूर लिखिएगा। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की इम्प्रूवेशन की ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार की सुझाव शिकायत हो तो बेहिचक आप इस कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर आप वहाँ पे हमें लिख सकते हैं। और आप हमसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, चैनल पर आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर होगा, आप वहाँ से आप हमें पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सभी के प्रश्नों का आपको यानी कि रिप्लाई करूँगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड संबंधित कोई परेशानी है, कोई मतलब किसी दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप एक बार हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, केवल 49 रुपये लगेंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारियाँ दी गई है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज 2 के साथ अगले संडे को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।